Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो competitive इंग्लिश के लिए है एंड इस वीडियो को फॉलो करने से जो स्टूडेंट्स अपने एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए और इसी तरह के दूसरे भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले competitive एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं और जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है जैसे एनडीए वगैरह है, बैंकिंग वगैरह है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह जानकारी और यह क्लास यूज़फुल होगी। आज का टॉपिक है द यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। कल हमने बात की थी व्हाट कीपिंग टाइम एंड टेंस अपार्ट के विषय में, एंड कीपिंग टाइम एंड टेंस अपार्ट के विषय में जानकारी लेकर नेक्स्ट पॉइंट कम्स द यूसेज ऑफ टेंसेस। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस हमारा दूसरा पॉइंट है उसमें कोर्स में। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। आइए हम सीधे जुड़ते हैं अपनी क्लास से। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। वन इज सिंपल प्रेजेंट, सेकंड पार्ट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जिसको हम कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं, एंड थर्ड पार्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड देन फोर्थ पार्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह से दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसमें ये सिंपल प्रेजेंट होता है, दिस इज द बेसिक एंड मेन टेंस, and then they are known as compound tense, present progressive, present perfect and present perfect progressive, they are known as compound tense। तो ये compound tense कहे जाते हैं, लेकिन इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। we'll talk about them later on in the later classes. Today we are going to talk about only the simple present tense। तो आज का हमारा टॉपिक है simple present tense। simple present tense की जो फॉर्म है वह क्या होती है? जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो हमें सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म पता होना चाहिए। एंड देन दिस फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब मतलब साधारण वर्ब की जो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होती है, दैट इज बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस, मतलब विद और विदाउट एस और ई एस। इस ब्रैकेट का मतलब है प्लस विद और विदाउट एस और ई एस। मीन्स अगर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, चूंकि सिंपल प्रेजेंट में हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब मीन्स वर्ब विद एस और ई एस, क्योंकि कोई भी वर्ब हमेशा अपने प्रेजेंट फॉर्म में प्लूरल नंबर में होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ई एस आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस और ई एस नहीं आता है। तो इसलिए हमने कहा कि सिंपल प्रेजेंट की जो फॉर्म होती है, ऑर्डिनरी वर्ब की जो फॉर्म होती है दैट इज बेयर इन्फिनेटिव, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस होती है। एंड देन हैव प्लस नाउन की सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ हैव प्लस नाउन, यानी हैव प्लस नाउन की सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होती है हैज और हैव प्लस नाउन। इस हैज और हैव प्लस नाउन का भी क्या मतलब है? इस हैज और हैव प्लस नाउन का मतलब है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा और उसके साथ फिर यहाँ नाउन आएगा। सो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव और उसके बाद फिर नाउन आएगा। सो हैव प्लस नाउन की ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म हो जाती है। एंड सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी जो वर्ब है, अगर हम इसको मेन वर्ब की तरह, चूंकि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है और ये मेन वर्ब भी होती है, तो जब ये मेन वर्ब की तरह काम करती है तब इसकी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होती है एम इज आर, यानी या तो आई के साथ एम होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज होती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर होती है और उसके बाद प्लस नाउन या एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने कहा दिस इज माई पेन, तो दिस में
दिस इज माई पेन, तो दिस के साथ हमने इज यूज किया, एंड आई एम योर टीचर, आई के साथ हमने एम यूज किया, एंड यू आर माई स्टूडेंट्स, तो यू के साथ मैंने आर यूज किया। तो इस तरह से ये इज एम इज आर बी की फॉर्म होती है। अर्थात जब हम कोई आई एम योर टीचर, जब हम ये सेंटेंस कहते हैं तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ना कि ये विदाउट एनी टेंस होता है। हमको समझना चाहिए कि दैट बिना किसी टेंस के कोई वर्ब नहीं होती है। टेंस का मतलब ही होता है फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब हमेशा जब भी किसी भी सेंटेंस में आती है तो किसी न किसी फॉर्म में आती है। किसी न किसी फॉर्म में आने का मतलब है कि वह किसी न किसी टेंस में। जब कोई वर्ब किसी फॉर्म में नहीं है तब वह बेयर इन्फिनेटिव होती है, और बेयर इन्फिनेटिव के रूप में वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। ये हमको समझने की आवश्यकता है। Now when we move to the next point, then the next point is simple present is used, means what are the uses of simple present tense? तो simple present tense इतने points में use किया जाता है। Simple present is used to express ideas like these, यानी इस तरह के ideas को express करने के लिए simple tense का use किया जाता है। And what are these ideas? आपका सबसे पहला नंबर 1 का ideas है eternal universal truths, eternal universal truths। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट का जो सबसे पहला यूज है वो क्या है? इटर्नल यूनिवर्सल ट्रूथ्स। अब बात आती है कि इटर्नल यूनिवर्सल ट्रूथ्स क्या होता है। तो इटर्नल यूनिवर्सल ट्रूथ्स का मतलब होता है, इटर्नल मतलब लास्टिंग, एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग मीन लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड लास्टिंग फॉर ऑल द टाइम्स, विच रिमेन्स कंटिन्यू, जो हमेशा चलता रहता है उसको हम एवर लास्टिंग कहते हैं, और उसी को हम इटर्नल कहते हैं। एंड उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ्स। यूनिवर्सल ट्रूथ्स मीन्स विच इज ट्रू इन द होल यूनिवर्स। सो यूनिवर्सल ट्रूथ्स मीन्स ट्रूथ belonging to the universe or in the whole universe which is truth, that is universal truths। तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और इटर्नल मतलब कोई चीज़ हमेशा चलने वाली है, इस विश्वास या इस चीज़ को व्यक्त करने के लिए, ऐसे सच को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। एंड व्हाट इज़ द, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, व्हाट इज इट हियर? यहाँ देखिए द सन राइजेज, राइज के साथ द सन इज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड इसलिए राइज के साथ एस आया हुआ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यह क्या बताता है? यह किसी पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट नहीं करता है, और ये हमेशा चलने वाले सच को बताता है, और इसको इसी को हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। मीन्स इन द होल वर्ल्ड एवरीबडी एक्सेप्ट्स दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी पूरे वर्ल्ड में सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये छोटी बुक से लेकर हर बुक में, ये मीन्स सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास की बुक से लेकर के और 9th 10th 11th 12th सभी बुक्स में एग्जाम्पल होता है द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यह हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है और हमेशा चलने वाला ट्रूथ है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस हम ले सकते हैं, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यह क्या है? यह भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। एवरीबडी नोज दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन, मीन्स ये, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ साथ हमेशा चलने वाला इटर्नल ट्रूथ है, मतलब ये एवर लास्टिंग ट्रूथ है। इट इज़ ऑल द टाइम्स, आज भी ये सच है, हजारों साल पहले सच था, हजारों साल बाद भी सच होगा, लाखों साल पहले सच था और लाखों साल बाद भी यह सच होगा। तो इसलिए ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें हम इटर्नल और यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सप्रेस कर रहे हों, वह सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की वैसे हिंदी में तो हम हिंदी भाषी हैं तो सभी बचपन से ही जानते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आता है, वे सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। फिर हम एक यहाँ पर मैं यह थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि बात आती है कि फिर हम ये इस तरह से हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस तरह से हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं, सपोज करिए हमने कहा हमने कोई अब मैकेनिक इज़ रिपेयरिंग माई वॉच,
तो अगर मैंने ये कहता हूँ मैकेनिक इज़ रिपेयरिंग माई वॉच, अब इसको मुझे सही करना चाहिए सेंटेंस को या गलत करना चाहिए, तो किस अर्थ में मुझे इसको लेना चाहिए। अगर कोई इस सेंटेंस को रॉन्ग करता है तो मुझे उसमें क्या रीज़न देना है, एंड अगर कोई उसको सही करता है तो मुझे क्या रीज़न देना है। तो ये जब तक हम इन पॉइंट्स को नहीं जानेंगे, अरे है ना, तब तक हम इसको सही या गलत क्या है हम इसको नहीं बता सकते। हम अगर कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमने कहा इसकी जगह द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, अगर हम कहते हैं तो इसमें क्या मतलब हुआ, एंड ये भी सेंटेंस गलत हुआ या सही हुआ, या किन अर्थों में यह सही हुआ या किन अर्थों में यह गलत हुआ। तो ये डिसीजंस हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम यहाँ पर लिखे हुए इन पॉइंट्स को नहीं समझते हैं। तो इसलिए ट्रांसलेशन तक तो ठीक है कि आप ट्रांसलेट कर रहे हैं सेंटेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में, जस्ट आप बिगिनिंग में बोलना सीख रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश और यू आर ट्राइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तब तक तो ये ठीक है। बट व्हेन यू आर एनालाइजिंग लैंग्वेज, जब आप लैंग्वेज को एनालाइज कर रहे हैं, एंड व्हेन यू आर गेटिंग कमांड ऑफ दिस लैंग्वेज, जब आप इसके ऊपर कोई कमांड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिकम अ मैच्योर्ड पर्सन, उस समय आपको ये पॉइंट्स आपको सीखने समझने की हर हालत में आपको आवश्यकता होती है। एंड देयरफॉर वी आर डिस्कसिंग एंड टॉकिंग अबाउट दीज पॉइंट्स, इसलिए हम इन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप किसी भी हायर लेवल पर जॉब करना चाहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहते हैं, एंड कोई अच्छा प्रोफेशन करना चाहते हैं, लॉयर, टीचर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको साइंस आने के साथ साथ ये टॉपिक्स भी ऑलरेडी आपको आने ही चाहिए। तो हम बात कर रहे थे इटर्नल और यूनिवर्सल ट्रूथ्स की, इस तरह से हम बात कर रहे थे। फिर हमारा दूसरा सेंटेंस होता है, मीन्स हमारा दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हमारा दूसरा यूज़ है, इटर्नल और यूनिवर्सल ट्रूथ्स के बाद में हमारा दूसरा यूज़ है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट है थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स। तो ये थियोरीज और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? थियोरीज और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं। ये सेट ऑफ बिलीव्स, ये वे सेट्स ऑफ बिलीव्स होते हैं जो किसी काम के पीछे या किसी रूल के पीछे की पावर होते हैं। हम कोई भी काम करते तो उस काम के पीछे हमारी कोई ना कोई पावर होती है। हम कोई कानून बनाते, उस कानून के पीछे भी हमारी कोई थियोरी, कोई प्रिंसिपल होता है। जैसे जितने भी कानून हैं तो वो कानून किस लिए हैं? दैट एवरीबडी हैज़ द इक्वल राइट, ये एक प्रिंसिपल है। तो इसलिए ऐसे कोई प्रिंसिपल से रिलेटेड या किसी थियोरी से रिलेटेड, मीन्स सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, उसी को हम थियोरी कहते हैं। सेट ऑफ बिलीफ्स, उसको हम थ्योरी कहते हैं। एंड सेट ऑफ रूल्स, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रिंसिपल्स कहते हैं, या रूल के पीछे की जो ताकत है उसको हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। हिंदी में हम इसको सिद्धांत कहते हैं। तो इन सिद्धांतों और थ्योरी को अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं आप, तो भी आपको ये किस में किए जाते हैं? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किए जाते हैं। तो इस तरह की भाषा, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, दिस इज व्हाट? दिस इज अ प्रिंसिपल। ये रूल है विज्ञान का, साइंस का रूल है, दैट लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड। तो इसलिए दूसरा सेंटेंस हम ले सकते हैं, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी क्या है? ये भी साइंटिफिक थियोरी है या साइंटिफिक प्रिंसिपल है, आप ये कह सकते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ, अगर हम कहते हैं वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम ऐसा कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी 0 डिग्री टेम्परेचर होगा तो तभी वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, अगर 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। अगर हम कहते हैं लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, तो इसका मतलब भी यही हुआ कि कहीं से भी आप लाइट को, कहीं से भी आप उसको रेज को एमिट करें, और वो सूर्य से, सन से वो लाइट आती है या टॉर्च से आती है, कहीं से भी कोई भी आती है, दैट विल ऑलवेज ट्रेवल फास्टर देन
द साउंड, वो हमेशा साउंड से जल्दी ट्रेवल करेगी। दिस इज द प्रिंसिपल एंड दिस इज द प्रूवन फैक्ट। इस तरह से कोई भी अगर हम ऐसे, जैसे वाटर इज ऑलवेज कोल्ड व्हेन यू टेक इट आउट ऑफ द अर्थ या ड्यूरिंग समर, तो या व्हेन यू इफ यू गो टू माउंटेन्स एंड इन द केव्स यू विल फाइंड द एटमॉस्फेयर वेरी कोल्ड, तो वो क्या है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल या थ्योरीज के विषय में जब भी हम कोई बात करेंगे, हमें ये कहना है कि ये एक प्रिंसिपल है, ऐसा काम होता है, इस अगर ये हमें कहना है, देन वी ऑलवेज यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन दिस। तो दिस इज सेकंड पॉइंट इज दैट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो, टू एक्सप्रेस थ्योरीज एंड प्रिंसिपल वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड देन नेक्स्ट इज प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स। तो प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स क्या होते हैं? प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स भी हिंदी में तो हम इनको कहावत कहते हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार के वो रूल्स होते हैं सोसाइटी के, जिनको हम उस लिए यूज़ करते हैं कि कोई काम बार बार रिपीटेडली होता रहा है और वो रिपीटेडली होने पर हमेशा वह सच ही पाया जाता रहा है, तो वो भी एक हमारा प्रिंसिपल बन जाता है और उस प्रिंसिपल को ही हम सिद्धांत या कहावत या प्रॉवर्ब हम कहने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। जब हम कहते हैं अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि जो एक अच्छा, यहाँ सिर्फ बैड कारपेंटर से मतलब नहीं है, एक जो अच्छा व्यवसायी या एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति होता है, वो शांत नहीं बैठता है, वह चुप नहीं बैठता है, वो हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। ही ऑलवेज रिमेन्स बिजी डूइंग समथिंग, हमेशा वो किसी न किसी काम में करने में वह हमेशा व्यस्त रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। हम ऐसे भी कहते हैं अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अ रोलिंग स्टोन मतलब जो पत्थर लुढ़कते रहते हैं वो कभी इस तरह से सेट नहीं होते कि उन पर मॉस यानी नमी आ सके, क्योंकि जब तक वो नमी नहीं आएगी ना, तब तक उस पर कोई मतलब कोई घास वगैरह उगने जैसी स्थिति नहीं आएगी। घास वगैरह उगने के लिए पहले उसको स्थायी होना पड़ेगा, स्थायी होगा तब उसके अंदर नमी आएगी कहीं से, ज़मीन से इधर उधर से, और जब नमी आएगी तब कहीं जा कर के उसमें घास वास उगने की ताकत पैदा हो पाएगी। तो अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यह एक कहावत है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग हमेशा घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ रहते हैं, एक जगह पर नहीं टिकते, एक कोर्स में नहीं टिकते, एक क्लास में नहीं टिकते, एक सब्जेक्ट में नहीं टिकते, एक आइडिया पर नहीं टिकते, एक डिसीजन पर नहीं टिकते, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये तब कहा जाता है कि जब इससे पहले जितने भी लोगों ने इस काम को किया, यानी आइडियाज़ पर नहीं टिके, एक डिसीजन पर नहीं टिके, तो कभी वो अपना जीवन में भला नहीं कर पाए। हजारों बार ऐसा हुआ और हजारों बार यही प्रूव हुआ कि जो लोग अपने डिसीजन पर नहीं टिकते हैं, चंचल स्वभाव के, अपने डिसीजन पर नहीं टिकते, एक बात पर नहीं टिकते, एक सब्जेक्ट पर नहीं टिकते, एक क्लास में नहीं टिकते हैं, तो कभी वो अपना भला नहीं कर पाए हैं। एक विचार पर नहीं टिकते हैं, वो कभी अपना भला नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए तभी ये जो सेंटेंस है ये कहावत बन गया। तो कहावतें, मैक्सिमम कहावतें हिंदी में भी यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कही जाती हैं। एंड हमारा, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट इज नेचुरल और इनहेरेंट क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ ये बात करते हैं व्हाट इज द नेचुरल और इनहेरेंट क्वालिटीज। नेचुरल का मतलब होता है बिलोंगिंग टू नेचर और रिलेटेड टू नेचर। तो जो चीज़ रिलेटेड टू नेचर है वो नेचर से ही है, मतलब स्वभावतः है। तो स्वभावतः है का मतलब है इनहेरेंट का मतलब ये है कि उसके जन्म से ही है। जन्म से ही है का मतलब है कि जन्म के साथ ही वह चीज़ उसके शरीर, उसकी बुद्धि का हिस्सा है, अलग से कोई निर्माण नहीं हुआ है। जैसे जब हमारा जो सोचने की शक्ति है, जो समझने की शक्ति है, जो बोलने की या आवाज़ करने की शक्ति है,
आवाज़ के प्रति आकर्षित होने की शक्ति है, ये सब क्या है, ये हमारी इनहेरेंट पावर है, ये सब हमारे जन्म से है। हमारे जन्म के बाद ही हमने अर्जित नहीं की है, ये जन्म से ही हैं। जन्म होने के बाद हमारा अलग से कोई, जैसे हमारा नाम जन्म होने के बाद रखा गया, इसी तरह से हम स्कूल जन्म होने के बाद गए, तो इनको हम इनहेरेंट क्वालिटी नहीं कह सकते। लेकिन हम जो है श्वास लेते हैं तो वह जन्म के साथ ही लेते हैं, तो इसलिए ये क्या है, ये एक इनहेरेंट क्वालिटी है। तो इनहेरेंट क्वालिटी कहते ही उसको है कि मनुष्य के या किसी भी चीज़ या व्यक्ति के जब उसका निर्माण हुआ तभी से वह उसमें है। जैसे यह लाइट जल रही है, लाइट जब ये प्रोडक्ट फैक्ट्री से बाहर आया तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक या इसकी जो नेचुरल क्वालिटी थी वो यही थी कि इसमें करंट सप्लाई करने पर ये जलेगी। तो ये अगर मुझे कहना है कि जलना इसका काम है तो मैं कहूँगा दिस लाइट बर्न्स। तो इसी को हम कहते हैं नेचुरल और इनहेरेंट क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उसके जन्म से ही कोई चीज़ उसमें है, तो उसको हम नेचुरल और इनहेरेंट क्वालिटी कहते हैं। यानी उसके निर्माण, जब उसका निर्माण हुआ, यानी जब मेरा शरीर का निर्माण हुआ तभी क्रोध करने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, सुगंध लेने की शक्ति है, या फिर क्रोध करने की या कहिए सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है। तो ये सब उस शरीर, जैसे जैसे शरीर का निर्माण हुआ, शरीर के निर्माण में ही ये सारी चीज़ें आ गई थी, और जैसे जैसे शरीर का विकास हुआ वैसे वैसे इन चीज़ों का भी विकास होता चला गया। तो इनको हम कहते हैं नेचुरल और इनहेरेंट क्वालिटी। तो इसी में से तो ऐसी क्वालिटीज़ को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कहा मदर लव्स हर चिल्ड्रन, मदर लव्स हर चिल्ड्रन, शुगर इज़ स्वीट। तो शुगर इज़ स्वीट में जो स्वीटनेस है, जो मीठापन है, वह क्या है, शुगर की इनहेरेंट क्वालिटी है। यानी कि जब शुगर का जन्म हुआ तभी उसमें मिठास का जन्म हुआ, तो शुगर इज़ स्वीट। अगर इसी तरह से हमको कहना है कि मिर्च कड़वी होती है, तो होती है शब्द क्या दिखाता है कि ये इसकी नेचुरल और इनहेरेंट क्वालिटी है। मैंने कहा कि खरगोश सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद होना क्या है, उसकी एक इनहेरेंट क्वालिटी है, रैबिट इज़ वाइट। सपोज अगर होता है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा वो सारे रैबिट्स होते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल आ गया है तो मैंने दे दिया है। जैसे मैंने कहा घास हरी होती है, तो हरा होना क्या है, उसका एक इनहेरेंट क्वालिटी है, घास है तो हरी है, तो इसलिए हरा होना क्या है, उसकी इनहेरेंट क्वालिटी। तो ग्रास इज़ ग्रीन, इस तरह से हम कहेंगे। तो इस तरह से इनहेरेंट क्वालिटी को हमने कहा मदर लव्स हर चिल्ड्रन और मदर लव्स हर चाइल्ड, हर चिल्ड्रन और हर चाइल्ड। तो इट मीन्स जब वह मदर बनी तभी से उसमें यह गुण है, वह कभी अपने बच्चे से घृणा नहीं कर सकती, उसकी ये इनहेरेंट क्वालिटी है। और मदर बच्चा अपना हो या दूसरे का हो, किसी का भी, उसको वो प्यार ही करती है, उससे वो नफरत नहीं करती। तो इसलिए दिस इज़ द नेचुरल क्वालिटी। तो माँ बच्चों को प्यार करती है, पिता बच्चों को डांटता है, तो ये डांटना क्या है, ये उसका नेचुरल क्वालिटी है। जैसे कहते हैं माँ बच्चों को प्यार करती है, लेकिन कहते हैं कि पिता बच्चों को डांटता है, तो डांटना क्या है, डांटना उसकी इनहेरेंट क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है उसका। तो इसलिए डांटता है, यह भी सिंपल प्रेजेंट में कहा जाएगा। मदर लव्स हर चिल्ड्रन या हर चाइल्ड, इसको भी सिंपल प्रेजेंट में ही यह बात कही जा रही है। तो इसलिए नेचुरल और इनहेरेंट क्वालिटीज़ को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपको चाहिए कि जो मैं आपको जिस लेवल से समझा रहा हूँ, इस लेवल से आप ये समझने की और कुछ सेंटेंसेस को लेने की कोशिश करें कि इटर्नल ट्रूथ क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स में, और जो दिए गए एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ और कौन कौन से एग्जाम्पल्स मैच करते हैं। यदि आपको कोई डाउट है, आप आप जानना चाहते हैं कि जो सेंटेंसेस आपने लिखे हैं वो सिंपल प्रेजेंट के दायरे में या इसके सर्कल में आते हैं कि नहीं आते। दूसरा, ये जो जिस डेफिनेशन में आपने वो सेंटेंसेस चुने हैं उस
डेफिनेशन के पैरामीटर में वो आते हैं कि नहीं आते। अगर ऐसा कोई भी डिसीजन आप चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल prayag2021@gmail.com पर अपनी कोई भी बात या सेंटेंस या कोई भी जानकारी भेज सकते हैं, और अगर उसमें मेरा निर्णय चाहिए होता है तो मेरा निर्णय आप ले सकते हैं। कमेंट्स में भी अपनी बात लिख सकते हैं, एंड उससे आप मेरा जो भी निर्णय है कमेंट्स में भी, कोई छोटी बात है तो कमेंट्स में भी लिख करके आप कह सकते हैं। अदरवाइज़ कोई पूरा का एक्सरसाइज वगैरह भी अगर कोई भेजना चाहते हैं तो वो आप ईमेल करके भेज सकते हैं। तो प्रोवर्ब्स एंड नेचुरल एंड इनहेरेंट क्वालिटीज़ के बाद फिर आता है प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। हम प्रोफेशनल का मतलब क्या है, रिलेटेड टू प्रोफेशन, यानी व्यक्ति जो काम करके कमाता खाता है, उसकी जो अपनी आजीविका जिस काम से चलती है उसको हम कहते हैं प्रोफेशन। तो कोई एक्टिविटी किसी व्यक्ति का प्रोफेशन है, ये कहने के लिए या बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही चुनाव करते हैं, एंड वी हैव टू स्पीक और एक्सप्रेस दैट टॉक विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा अ कॉबलर मेंड्स शूज़। अ कॉबलर मेंड्स शूज़ का मतलब एक कॉबलर है, वो शूज़ को रिपेयर करता है, मेंड्स करता है। टेलर स्टिचेस क्लोथ्स। अ टेलर स्टिचेस क्लोथ्स मीन्स टेलर कपड़े सिलता है। अ टीचर टीचेस, एंड अ कारपेंटर वर्क्स और क्वारल्स विद हिज टूल्स। इस तरह से हम कह सकते हैं। अ रिक्शा पुलर पुल्स अ रिक्शा। अ ड्राइवर ड्राइव्स अ कार। अ पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन। तो ये क्या है, दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेशंस। तो अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स। तो कंडक्टर सेल्स टिकट्स। तो इस तरह से ये किसी के प्रोफेशन को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। प्रोफेशनल को बताने के लिए, प्रोफेशनल मतलब रिलेटेड टू प्रोफेशन, एंड प्रोफेशन मतलब द वर्क थ्रू विच और बाय विच और यूजिंग विच अ पर्सन अर्न्स मनी और हिज लाइवलीहुड। अपनी कमाई या आजीविका को चलाने के लिए जिस काम से व्यक्ति पैसे कमाता है या जिस काम से व्यक्ति अपनी आजीविका चलाता है उसको हम प्रोफेशन यहाँ पर कहते हैं। देन सिक्स्थ पॉइंट इज नॉर्मल एक्टिविटीज़ और रूटीन ड्यूटीज़। तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ और रूटीन ड्यूटीज़ के लिए भी हम क्या करते हैं, इसमें आए हुए बातों के लिए भी हम रूटीन की बातें बताने के लिए या नॉर्मल एक्टिविटीज़ की बातें बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सहारा लेना पड़ता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस की मदद से ही हम ये बातें भी कहते हैं। अब यह बात आती है व्हाट आर द नॉर्मल एक्टिविटीज़। नॉर्मल एक्टिविटीज़ वे एक्टिविटीज़ होती हैं जो विच आर यूजुअली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, और जिसको देखकर कोई डाउट नहीं करता उसको हम नॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे मार्केट में आजकल बच्चों का यूनिफॉर्म के साथ घूमना, दिस इज़ व्हाट, ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है, यानी कि अब उस पर कोई शक नहीं करता, तो ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है। इसी तरह से यहाँ दूसरी बात है रूटीन ड्यूटीज़। रूटीन ड्यूटीज़ का मतलब क्या है, रूटीन ड्यूटीज़ का मतलब है कि कोई काम आप एक रूटीन में करते हैं। रूटीन में करते हैं का मतलब है कि वह काम आप रोज़ाना उसी वक्त पर करते हैं। जैसे अगर आपको वॉक पर जाने की आदत है तो आपका 6 बजे का टाइम है या 6 से 6:30 बजे का टाइम है, तो 6 से 6:30 के बीच में ही आप वॉक पर जाते हैं। आपको जब आप 6 बजे निकलते हैं तो जो और भी लोग रूटीन में 6 बजे निकलते हैं, कोई ड्यूटी जाता है, कोई टूर पर जाता है, कोई और किसी दूसरे काम से जाता है, कोई तो वो सारे लोग भी आपको आने जाने वाले 6 बजे रोज़ाना मिलते हैं। तो दिस इज़ व्हाट, यही आपका रूटीन है, इसी को हम रूटीन कहते हैं। आप अपने एक निश्चित टाइम पर रोज़ाना किसी काम को करते हैं, दैट इज़ रूटीन। आप 6 बजे रोज़ाना खाना खाते हैं शाम को, तो 6 बजे दैट इज़ योर रूटीन। आप दिन में 12 बजे खाना खाते हैं तो दैट इज़ योर रूटीन। आप 3 बजे सोते हैं तो दैट इज़ योर रूटीन। तो इस तरह से जो एक निश्चित समय के अंतर पर कोई काम आप करते हैं फ्रिक्वेंटली, तो उसको हम रूटीन कहते हैं। तो वो रूटीन बताने के लिए भी, मैं 6 बजे खाना खाता हूँ
तो ये कहने के लिए भी, ये भी मैंने किस में कहा, 6 बजे खाना खाता हूँ, दिस इज ऑल्सो इन प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इस तरह से प्रोफेशनल एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटीज़ और रूटीन ड्यूटीज़ को बताने के लिए भी हम किसका सहारा लेते हैं, वी हैव टू यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ही गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, ही गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, किसमें है ये, दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। माई ट्रेन कम्स एट 10 AM, माई ट्रेन कम्स एट 10 AM, ये किसमें है, दिस इज व्हाट, दिस इज रूटीन, मतलब ट्रेन जो है रोजाना 10 बजे ही आती है। ही गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब वह जो है मॉर्निंग में ही वॉक के लिए जाता है या जाते हैं। हिंदी में कहेंगे तो जाता है, थोड़ा सा अभद्र हो जाता है तो इसलिए जाते हैं कह सकते हैं, बट इन इंग्लिश ही गोज़ फॉर अ वॉक। तो ये रूटीन, अगर हमने कहा ही गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग मीन्स दिस इज हिज रूटीन, एवरी मॉर्निंग ही डज द सेम थिंग, वो यही चीज़ वह रोज़ाना करता है। ऐसे ही कोई चीज़ करने के लिए हम अगर बताते हैं कि कोई व्यक्ति फला काम रोज़ाना करता है, एक निश्चित समय के अंतर पर करता है, तो फिर ये बताने के लिए हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही ज़रूरत है। अब यहाँ पर सपोज करिए कि हम बता तो किसी का रूटीन रहे, लेकिन हम कह रहे हैं ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक इन मॉर्निंग, ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग अगर हम कहते हैं तो ग्रामेटिकली सेंटेंस तो ठीक है, ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, बट ये क्या दिखाएगा, ये टेम्पररी एक्टिविटी को दिखाएगा। इससे ये प्रूफ नहीं होगा कि यह उसका रूटीन है, उससे ये पता चलेगा कि वह आज जा रहा है लेकिन वह रोजाना जाता है, ऐसा इससे प्रूफ नहीं होगा, ऐसा नहीं माना जाए। किसी को कहेंगे, मार मार के भी किसी से कहेंगे कि नहीं ये रूटीन है, रूटीन है, तब भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं ही गोज़ फॉर अ वॉक इन मॉर्निंग, तब वह इसको रूटीन मान लेगा। तो इसलिए ये रूटीन बताने के लिए हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस की आवश्यकता होती है, और इसी के थ्रू हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू हम किसी का नॉर्मल एक्टिविटीज़ और रूटीन को हम बताते हैं। देन इज 7th पॉइंट, हैबिचुअल एक्टिविटीज़। हैबिचुअल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? हैबिचुअल एक्टिविटीज़ वे होती हैं विच आर रिलेटेड टू हैबिट, मतलब हैबिट के कारण, मतलब हमारा कोई रूटीन नहीं है उसमें, लेकिन वो हमारी हैबिट है, हैबिट है तो हम उस काम को करते ही करते हैं। तो इसलिए ऐसी, मतलब जो आदत है, तो अगर हमने कोई एक काम किया है तो उसके साथ अब वो दूसरा काम करते ही करते हैं, तो मतलब आदत से संबंधित है। किसी की रोजाना की आदत बताने के लिए कोई भी आदत हो सकती है, तो वो उस आदत को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, माय टीचर ऑलवेज कम्स इन टाइम, तो ऑलवेज कम्स इन टाइम, तो ऑलवेज क्या है, इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी की हैबिचुअल एक्टिविटी बता रहे होते हैं तो हैबिचुअल एक्टिविटीज़ में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजुअली आता ही आता है। अगर हम किसी की हैबिट बता रहे होंगे तो इसका मतलब है कि उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा ही आएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? ऑलवेज, एवर, नेवर, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, मतलब बारंबारता के विषय में। बच्चर ऑलवेज कम्स इन टाइम, माई टीचर ऑलवेज कम्स इन टाइम में ऑलवेज क्या है? ऑलवेज इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से आई यूजुअली वेक अप एट 6 in the morning, आई यूजुअली वेक अप एट 6 in the morning, तो आई यूजुअली वेक अप, तो यूजुअली क्या है? यूजुअली इज ऑल्सो एन एडवर्ब। तो इस तरह से इनमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ किया जाता है हैबिट बताने वाले सेंटेंसेस में, ये हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एंड इससे जब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हुए बताते हैं तो यूजुअली वह हैबिट्स की ओर ही संकेत करता है। तो हैबिचुअल एक्टिविटीज़ बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। एंड देन इज अ फ्यूचर प्लान और प्रोग्राम। फ्यूचर का कोई डेफिनेट सर्टन प्लान है, फ्यूचर का कोई भी प्लान नहीं, फ्यूचर का ऐसा कोई प्लान नहीं कि वो 6 साल बाद होना है या मुझे प्रधानमंत्री बनना है। आज मेरी उम्र है 20 साल और मैं कहता हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है देश का, तो आप इसको इस तरह से आप नहीं बोल सकते। लेकिन कोई डेफिनेट प्लान है, कोई सर्टन प्लान है, और यूजुअली जो फ्यूचर प्लान होता है एंड जिसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, ये हमेशा फॉर्मल होता है, ये कभी इनफॉर्मल नहीं होता है। और इसमें हम
यहाँ पर लिखा हुआ है प्लान्ड एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शंस। फ्यूचर प्लान और प्रोग्राम, फ्यूचर प्लान और प्रोग्राम तो एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या और है, प्लान्ड एक्शन। प्लान्ड एक्शन का मतलब ही क्या है, जिस एक्शन के विषय में फ्यूचर का कोई एक्शन है, कोई प्लान है, उसके विषय में सब कुछ फिक्स्ड हो चुका है। तो एक तो उस एक्शन के लिए भी या उस प्रोग्राम के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। दूसरा ए सीरीज ऑफ एक्शंस। सीरीज ऑफ एक्शंस का मतलब क्या है, एक एक्शन हुआ, उसके बाद फिर दूसरा एक्शन हुआ, फिर तीसरा एक्शन हुआ, फिर चौथा एक्शन हुआ, तो ऐसे 4-5 एक्शंस को हमने एक साथ कहा। तो एक साथ कहने के लिए, और ये फ्यूचर प्लान का है, ये जो सीरीज है, एक्शन ऑफ सीरीज है, ये क्या है, ये भी फ्यूचर प्लान ही है। तो इसलिए इस फ्यूचर प्लान को, इस सीरीज ऑफ एक्शंस को कहने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। दूसरा, ये फॉर्मल होते हैं, ये इनफॉर्मल नहीं होते। ये अगर आपको कहना है कि माई फादर गोज कम्स, तब ये नहीं यूज़ किया जाएगा। फॉर्मल का मतलब ये कि इट इज़ यूज्ड फॉर द हाईएस्ट ऑथोरिटीज़, ये हमेशा हाईएस्ट ऑथोरिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ये ऑफिशियल होता है, यानी कि जैसे हमने इसको ऑफिशियल और हाईएस्ट अथॉरिटी कहा, तो जैसे हम एग्जांपल में प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में प्रेसिडेंट का नाम लेते हैं, तो जो उसमें फंक्शंस दिखाए गए हैं वो फंक्शंस मतलब जो प्लान उसमें दिखाया गया है वो प्लान हमेशा ऑफिसर्स के द्वारा बनाया गया होता है। कभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बैठ कर के वो प्लान नहीं बनाते हैं, वो सब उनके सचिव स्तर के लोग जो हैं, सेक्रेटरीज हैं, वे प्लान बनाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट उसको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जिनका भी कहा गया है वो लोग करते हैं। तो ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी केवल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ही नहीं, जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी में आते हैं वो हाईएस्ट अथॉरिटी वाले लोगों के लिए होता है, लेकिन फॉर्मल होता है। फॉर्मल में अगर आपकी नहीं समझ में आता है तो कम से कम ये ध्यान रखिए कि उस प्लान को बनाया किसी और ने है और एग्जीक्यूट कोई हाईएस्ट अथॉरिटी कर रहे हैं, उनको हम एक हाईएस्ट और फॉर्मल प्लान हम उनको कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम इसका लेते हैं तो कहते हैं कि ही लीव्स फॉर मुंबई टुमारो, stays there for 2 days and gets back the next day. He leaves for Mumbai tomorrow, stays there for 2 days and gets back the next day. तो यहाँ पे देखिए he leaves for Mumbai, this is one. Stays there for 2 days, this is another program, and gets back the next day. और अगले दिन वह वापस आ जाएगा। हिंदी में तो कहेंगे आ जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में हम उसको ही लीव्स फॉर मुंबई, स्टेज देयर फॉर 2 days एंड गेट्स बैक द नेक्स्ट डे। तो ये 3 एक्शन है, तो इसको हम एक्शन ऑफ सीरीज भी कह सकते हैं और उसको हम प्लान भी कह सकते हैं। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं, द प्राइम मिनिस्टर लैंड्स एट 8 AM, inaugurates the athletic meet at 8:15 AM, visits the science museum at 10 AM and flies back for lunch। तो इसमें क्या है, इसमें कई घटनाएं हो गई, जैसे lands at 8 AM, this is one, inaugurates the athletic meet at 8:15 दूसरा, visits the science museum तीसरा, and flies back for lunch ये चौथा है। These are the 4 events। तो ये 4 एक्शंस की एक सीरीज हो गई, और ये क्या है, ये फ्यूचर प्लान है, और किसके द्वारा, किस ऑफिशियल्स के द्वारा बनाया गया है, ना एग्जीक्यूट ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा। तो ये एक सर्टन एंड डेफिनेट प्लान है। ये इस तरह के प्लान है कि ये कैंसिल नहीं होते, ऐसा नहीं है कि हमने मजाक मजाक में कह दिया है। तो जो इस तरह के, इनको हम ऑफिशियल और फॉर्मल प्लान्स कहते हैं। तो ये ऑफिशियल और फॉर्मल प्लान्स जो हैं ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ ही बोले जाते हैं या कहे जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं फ्यूचर प्लान और प्रोग्राम भी सिंपल प्रेजेंट के साथ बोला जाता है, लेकिन ये जो है इनफॉर्मल कोई प्लान इस तरह से नहीं बोला जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज 9th, इंस्टेंटेनियस प्रेजेंट। इंस्टेंटेनियस प्रेजेंट का मतलब है, इसको हम हिंदी में कहते हैं आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल का मतलब है कि समथिंग इज टेकिंग प्लेस जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर आइज एंड यू रिपोर्ट इट टू अदर्स। तो इसमें हम जैसे कोई कमेंट्री है, कमेंट्री में जो आंखों देखा हाल बताया जाता है,
तो वो कमेंट्री है। कहीं पर कोई प्रदर्शन चल रहा है और उस प्रदर्शन का हम सीधा विवरण दे रहे हैं तो दैट इज, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस प्रेजेंट। इंस्टेंटेनियस प्रेजेंट में इंस्टेंट का मतलब होता है एट वंस, तुरंत। इंस्टेंट मतलब एट द मोमेंट, एट वंस, तुरंत। और इंस्टेंट का तो मतलब एनियस लगा दिया तो रिलेटेड टू इंस्टेंट, मतलब जो तुरंत घटित हो रहा है और उस तुरंत घटित होने वाले घटना को हम आगे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस प्रेजेंट। तो इंस्टेंटेनियस प्रेजेंट का हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे हमने कहा विजयन हेड्स द बॉल पुट्स इट इनटू द नेट। विजयन हेड्स द बॉल एंड पुट्स इट इनटू द नेट, इस तरह से। तो विजयन हेड्स द बॉल, विजयन हेड्स, दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट, मतलब हेड्स द बॉल मतलब टेक्स द चार्ज ऑफ द बॉल, goes ahead with the ball, that is Vijayan heads the ball and puts it into the net। तो जब हम कहना चाहते हैं विजयन भाग रहा है और अब वह बॉल नेट की तरफ ले जा रहा है और यहाँ जो है वह नेट में डाल रहा है, तो उसको भाग रहा है, डाल रहा है, ये सब ना कहने के बजाय what we say Vijayan heads the ball and puts it into the net। दूसरा here comes our hero, here comes our hero। तो ये क्या है, ये एक तरह का प्रोवर्ब भी है, ये एक तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी है, एंड एक ये आंखों देखा हाल भी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। देन इज हिस्टोरिक प्रेजेंट। हिस्टोरिक प्रेजेंट में भी का भी मतलब है कि जो हिस्ट्री में सर्टनली हुआ है एंड उसमें विविडनेस और क्लैरिटी लाने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यूजुअल जो इनफॉर्मल चीज़ें होती हैं वो तो सभी सिंपल पास्ट में ही कही जाती हैं। एक बार की कोई घटना है वो सिंपल पास्ट में ही कही जाती है। जो स्टोरीज़ हैं वो सभी सिंपल पास्ट में ही कही जाती हैं। बट जैसा कि यहाँ का फॉर्मल प्लान्स और प्रोग्राम्स के लिए जिस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं फ्यूचर प्लान के लिए, उसी तरह से पास्ट की जो इवेंट्स हैं, जो सर्टन हैं, जो निश्चित हैं, और उनके अंदर एक क्लैरिटी या विविडनेस लाने के लिए हम हिस्टोरिक प्रेजेंट के लिए भी हम, हिस्टोरिक प्रेजेंट का मतलब क्या है कि रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड दे आर यूज्ड इन प्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड्स इन 1945, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड्स इन 1945, जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड, जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड, यानी कि जर्मनी ने पोलैंड में इन्वेड कर दिया। इन्वेड कर दिया मतलब ज़बरदस्ती घुस गए। तो दैट इज़ हिस्टोरिकल इवेंट, और हिस्टोरिकल इवेंट है ये, मतलब ये इतिहास की घटना है, तो इसलिए इसको हम सिंपल प्रेजेंट में कहते हैं। इस इतिहास की निश्चित घटना है, तारीख के साथ हैं ये सब चीज़ें। तो इसलिए शिवाजी एस्केप्स फ्रॉम जेल, गांधी डाइज, है ना, तो ये सभी क्या है, ये सभी हिस्टोरिक इवेंट्स हैं, तो दे आर ऑलवेज स्पोकन विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस। देन इज विद वर्ब्स एक्सप्रेसिंग ओनरशिप एंड रिलेशनशिप। ऐसी वर्ब्स जिनसे हम ओनरशिप और रिलेशनशिप व्यक्त करते हैं। ओनरशिप का मतलब है कि जिस पर मेरा अपना कोई राइट है, जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी, आई ओन दिस पेन। तो आई ओन दिस पेन का मतलब आई एम ओनर ऑफ दिस पेन। तो इस तरह से आई एम ओनर ऑफ दिस पेन, ये अपने आप में आई एम ओनर और आई एम ओनर ऑफ दिस पेन में क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो इसी तरह से जो ओनरशिप बताने वाले और रिलेशनशिप बताने वाले जो सेंटेंसेस हैं या जो बातें हैं, उनको भी हम सिंपल प्रेजेंट में कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टू अंकल्स, तो आई हैव टू अंकल्स, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ माय रिलेशनशिप। इसी तरह से मैंने कहा दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी मीन्स दिस हाउस, आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस, राइट। शी हैज़ टू अंकल्स, शी हैज़ टू ब्रदर्स, तो ये क्या है, ये एक रिलेशनशिप है। तो ओनरशिप और रिलेशनशिप बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। एंड देन इज विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शन।
परसेप्शन, फील, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड सी। तो यहाँ पर विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ये व्हाट इज द परसेप्शन? परसेप्शन का मतलब होता है परसीव, परसीव का मतलब होता है रिसीव। व्हेन समथिंग दैट वी रिसीव इज नोन, और उसी को हम कहते हैं वी परसीव। तो वी परसीव साउंड, वी परसीव टेस्ट, वी परसीव व्यूज। तो इसलिए परसीव का जो नाउन फॉर्म होती है वो होती है परसीव। तो हमने जब हम एक्शन के रूप में कह रहे हैं तो वी परसीव, बट जब हम इसकी नाउन फॉर्म को हमें बोलने की ज़रूरत होगी तब हम इसको कहेंगे परसेप्शन। वर्ब की नाउन फॉर्म्स भी हुआ करती हैं, तो परसीव की जो नाउन फॉर्म है दैट इज परसेप्शन। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जो होती है उनके साथ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। तो जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होने का मतलब क्या है कि वो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। तो इसलिए अभी हम स्टेटिव वर्ब्स के विषय में बात करेंगे। तो वर्ब्स ऑफ जो परसेप्शन है, तो परसेप्शन का मतलब यहाँ क्या है? जैसे हमने कहा फील, हियर, स्मेल, टेस्ट, सी। फील मतलब हम जो फील का जो फील है वो हम कैसे परसीव मतलब कैसे रिसीव करते हैं। तो हम जो अपने स्किन के साथ में हम परसीव करते हैं, तो ये फील जो क्या हो गया? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हो गया। इसी तरह से साउंड हम कैसे परसीव करते हैं? साउंड हम हियर के यानी ईयर के द्वारा, हियर करके हम परसीव करते हैं। तो इसलिए हियर क्या हो गया? वर्ब ऑफ परसेप्शन हो गया। इसी तरह से हम व्यूज़ कैसे प्राप्त करते हैं? तो व्यूज़ मतलब दृश्य, हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो कैसे प्राप्त करते हैं दृश्य? हम आंखों से देख कर प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जो सी है वो क्या हो गया? वर्ब ऑफ परसेप्शन हो गया। इसी तरह से स्वाद, शुगर का हमने नाम लिया, शुगर में क्या स्वाद है, ग्रीन चिली में क्या स्वाद है, लेमन में क्या स्वाद है, ये हम कैसे रिसीव करते हैं या कैसे परसीव करते हैं? हम ये टंग के द्वारा परसीव करते हैं। तो हम टेस्ट करके ये परसीव करते हैं। तो टेस्ट क्या हो गया? वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो हम जो सेंस हैं हमारे, ये जो फील है, हियर है, स्मेल है, टेस्ट है, तो ये सब क्या है? ये हमारे सेंस हैं। हम बाह्य जगत से, मतलब शरीर जो है मैसेजेस लेता है बाहरी दुनिया से। तो बाहरी दुनिया से जैसे कंप्यूटर मैसेज कैसे लेता है? या तो स्कैन करके लेता है, वैसे स्कैन करके नहीं, स्कैन करके तो हम सिर्फ दूसरी चीज़ें करते, कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते स्कैन करके, आई एम सॉरी टू से। लेकिन हम कीबोर्ड के द्वारा वो जो भी कमांड्स हैं वो कीबोर्ड के द्वारा या फिर माउस के द्वारा वो रिसीव करता है बाहरी संसार से, यानी वो टच में जो आता है वो कीबोर्ड और माउस के द्वारा टच में आता है। उसी तरह से हमारा जो शरीर है वो जो हमारा आसपास का जो वातावरण है उसके साथ वो संपर्क कैसे साधता है? ये सेंस रिसीव करके इस संसार से अपना रिलेशन बनाता है। बाह्य जगत से जो रिलेशन बनाता है इन सेंसेस को रिसीव करके बनाता है। तो इन सेंसेस को रिसीव करने के लिए जो वर्ब्स यूज़ की जाती है उनको हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जो होती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ की जाती हैं। दूसरी क्या वजह है कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ की जाती हैं? तो यहाँ पर ये समझिए कि ये जो 12th पॉइंट है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन इज द 12th पॉइंट, विद वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन ये 13th पॉइंट है, एंड वर्ब्स विद वर्ब्स ऑफ इमोशन फीलिंग ये 14th पॉइंट है। तो 12th पॉइंट, 13th पॉइंट एंड 14th पॉइंट ये हम पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये मैं क्लियर कर दूँ कि ये सभी जो वर्ब्स हैं इंक्लूडिंग वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ नोइंग एंड वर्ब्स ऑफ इमोशन फीलिंग, इन सभी को हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। वैसे तो इस पर एक अलग दूसरा वीडियो ज़्यादा बात करें तो बन सकता है, लेकिन यहाँ पर समझिए कि स्टेटिव वर्ब्स दो तरह की होती हैं। वैसे तो फाइनाइट, नॉन फाइनाइट एंड ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मेन वर्ब्स, ऐसे अलग अलग प्रकार की वर्ब्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस और भी होता है। देयर आर सम वर्ब्स
एक टाइप की वर्ब्स तो वो होती हैं दैट आर एक्शनेबल वर्ब्स, और एक्शन डूइंग वर्ब्स, और एक्शन वर्ब्स भी हम उनको कहते हैं। एक्शन वर्ब्स का मतलब ये है कि जब भी आप उस वर्ब के विषय में बात करते हैं, वर्ब आप यूज़ करते हैं, तो जैसे ही जो सुनने वाला व्यक्ति है उस सुनने वाले व्यक्ति के दिमाग में किसी न किसी एक्शन का चित्र बन जाएगा, यानी बॉडी मूवमेंट का चित्र बन जाएगा। जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो बच्चों के खेलने का, उछलने कूदने का चित्र बन जाएगा मेरे दिमाग में। तो इस तरह जो बॉडी मूवमेंट का, जो वर्ब्स बॉडी मूवमेंट का चित्र हमारे मस्तिष्क में बनाती हों, वो तो सब एक्शन वर्ब्स हो जाती हैं। एंड जो वर्ब्स बॉडी मूवमेंट का एक्शन न बनाती हों, वो सब स्टेटिव वर्ब्स हो जाती है। स्टेटिव वर्ब का मतलब है टेलिंग अबाउट स्टेट, यानी वो स्टेट के विषय में बताती हैं, वो मूवमेंट के विषय में नहीं बताती हैं। स्टेटिव वर्ब्स हमेशा स्टेट के विषय में बताती हैं एंड मूवमेंट के विषय में नहीं बताती हैं। तो इसलिए जो मूवमेंट के विषय में बताती हैं, जैसे रन, जंप, स्विम, थ्रो, ये क्या है, स्पिट, कैच, किक, ये सभी क्या है, ये सभी एक्शनेबल वर्ब्स हैं या एक्शन वर्ब्स हैं ये सभी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ टेस्ट, सी, हियर, फील, थिंक, अंडरस्टैंड, नो, तो ये सब क्या है, ये सभी स्टेटिव वर्ब्स हैं। तो जो भी स्टेटिव वर्ब्स होती है, स्टेटिव फॉर्म में अगर वो हैं तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ की जाएंगी। दूसरी बात स्टेटिव वर्ब का ये है, जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन का है, तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि आई हियर विद माई ईयर्स, राइट, आई फील विद माई स्किन। तो ये जो फील है, हियर है, सी है, ये सभी ऑटोमेटिकली आई गेट दीज फीलिंग्स, इनके लिए मुझको कोई अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने कहा मुझे पानी पीना है, तो पानी पीना के लिए तो मुझे हाथ भी चलाना पड़ेगा, पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। मीन्स आई हैव टू यूज़, मुझे अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, तब हम पानी पिएंगे। मुझे खाना खाना है तो उसमें भी मुझे अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब भी हम सी, हियर, टेस्ट, स्मेल कहते हैं, तब हम इसमें अपना दिमाग या अपना डिसीजन यूज़ नहीं करते, हम खुद ब खुद चीज़ें हमारे साथ होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जिस समय मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने कहा आई सी अ बोर्ड, तो आई सी अ बोर्ड का मतलब क्या है, मैं तो आप सब स्टूडेंट्स को ही मान करके कैमरे में देख रहा हूँ। तो मेरा उद्देश्य तो सिर्फ कैमरे में देखना है, ताकि मुझे लगे कि मैं जो स्टूडेंट्स मुझे सुनने वाले हैं, मैं उन स्टूडेंट्स को देख रहा हूं और वो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी मुझे स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है, सामने लाइट दिखाई दे रही है, कुछ सामने एक दो बुक्स रखी हुई हैं, वो बुक्स दिखाई दे रही है, सामने वॉल है, तो इनको मैं देख नहीं रहा हूँ। स्टिल दे आर मेकिंग अ व्यू इन माई माइंड, इसके बाद भी वो मुझे एक दृश्य दे रही हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सी, दिस इज़ ऑल अबाउट फील, दिस इज़ ऑल अबाउट हियर। अब सपोज करें मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस समय, लेकिन मुझे कभी कभी विशल किसी की सुनाई पड़ जाती है, तो मैं विशल के लिए तो मैं यहाँ नहीं खड़ा हुआ हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसलिए अब उसके लिए तो मैंने कोई कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी कोई कहीं से किसी ने बजाई विशल, आ गई मेरे दिमाग में। कभी कोई सब्जी बेचने वाला आ जाता है तो सब्जी बेचने वाले की आवाज़ आ जाती है, उसके लिए मैंने तो कोई प्रयास नहीं किया, बट दैट साउंड कम्स टू मी और टू माई ईयर। तो इस तरह से ये सभी स्टेटिव वर्ब्स हैं। इसलिए ऐसे वर्ब्स के लिए हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। अगर मेरी बात समझ में नहीं आती है तो फिर और ज़्यादा एग्जांपल्स दे करके मैं स्टेटिव वर्ब्स के लिए भी अलग से वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको मेरी बात ना समझ में आए तो अपने कमेंट बॉक्स में कहकर मुझे बता सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कहा फील, हियर, स्मेल, टेस्ट, सी, ये सभी क्या है, ये सभी स्टेटिव वर्ब्स हैं। और इस तरह से स्टेटिव वर्ब्स जो है मतलब ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, जो कि स्टेटिव वर्ब्स भी हैं, और ये सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होती हैं। जैसे मैंने कहा द रोज़ स्मेल्स स्वीट, तो द रोज़ स्मेल्स स्वीट में स्मेल्स क्या है, स्मेल्स इज वर्ब ऑफ परसेप्शन, और आप कह सकते हैं कि दिस इज स्टेटिव वर्ब। इसी तरह से वी हियर विद आवर ईयर्स, ये सब मैंने
अभी आपसे डिस्कस किया। एंड देन 13th पॉइंट इज विद वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब नोइंग, तो ये भी क्या है, ये सब वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है। दूसरा इनके विषय में जैसे बिलीव, फॉरगेट, नो, मीन, रिमेंबर, सपोज, थिंक, ट्रस्ट, अंडरस्टैंड, तो ये जब वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन के रूप में यूज़ होती हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होती हैं। ये किस तरह की वर्ब्स है, वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स तो है ही, लेकिन यहाँ ये भी देखिए कि ये सभी मस्तिष्क में होती हैं। जैसे मैंने कहा जंप, रन, तो ये सब क्या है, बॉडी के बाहर के एक्शन है। ये सब कैच, तो ये सब क्या है, बॉडी के बाहर के एक्शन है। ठीक है, मैंने कहा ईट, तो ये सब क्या है, ये बॉडी के बाहर के एक्शन है। ठीक है, मैंने कहा थ्रो, किक, तो ये सब क्या है, बॉडी के बाहर के एक्शन है। पुश, पुल, तो ये सब क्या है, बॉडी के बाहर के एक्शंस है। लेकिन मैंने कहा थिंक, नो, अंडरस्टैंड, तो ये सब क्या है, ये सभी माइंड के अंदर के एक्शंस हैं। तो जब कोई कहता है कि वर्ब, वर्ब का मतलब है कि उसमें मूवमेंट होता है, तो अपने आप में यह प्रश्न आता है, जैसे मैंने कहा कि जंप, जंप में मूवमेंट होता है। जब कभी बच्चे नहीं समझते हैं, शुरुआती तौर पर जब बिगिनिंग में, अभी मैं दूसरे जो बिगिनिंग के बच्चे उनके लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। उसमें भी मैं कहूँगा कि वर्ब वे शब्द होते हैं, या शायद मैंने कल वीडियो बनाया है तो उसमें यही शब्द मैंने कहा है कि जिसमें बॉडी मूवमेंट होता है। तो बिगिनिंग में तो बॉडी मूवमेंट के विषय में ही बात की जाती है, लेकिन वहाँ बॉडी मूवमेंट की जब हम बात करते तो अपने आप ये बात दिमाग में आती है। जैसे हमने कहा कि वह सोचता है, वह सोच रहा है, तो सोचने में तो माइंड में एक्शन हो रहा है, ये उससे बाहर तो एक्शन नहीं हो रहा, तो इसलिए ये क्या है, दिस इज एन स्टेटिव वर्ब। लेकिन हाँ, मैंने कहा कि वह सोचता है और सोच रहा है, तो इस तरह से दोनों ही फॉर्म सही है। जब हम कहते हैं कि सोचता है, इट मीन्स हम उसको स्टेटिव वर्ब बता रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं वह सोच रहा है, तो एक तो टेम्प्रोरी एक्टिविटी हो जाती है, या टेम्प्रोरी एक्टिविटी होने के साथ ही साथ हम इसमें यह कह रहे हैं कि सोचने में वह अपना डिसीजन, यानी कि अपनी एनर्जी यूज़ कर रहा है, अपना माइंड की पावर यूज़ कर रहा है, अपनी डिसीजन मेकिंग यूज़ कर रहा है। जब हम डिसीजन मेकिंग को यूज़ करते हैं तब वह एक्शन हो जाता है, तब वह मूवमेंट ही माना जाता है। जब डिसीजन पावर को हम यूज़ नहीं करते हैं तब हम, जैसे मैंने कहा आई थिंक, आई थिंक का मतलब है टू हैव इन माइंड, मीन्स इट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन माइंड। तो इस तरह से जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, और स्टेटिव वर्ब्स ये सभी मस्तिष्क में होती हैं, या मैं बता रहा था आपको इनके एग्जांपल्स, जैसे ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ, राइट, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से, मैं समझता हूँ कि आप क्या कहते हो या क्या कहना चाहते हो, ऑल दीज थिंग्स। तो ये दो एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। देन 14th भी है वर्ब्स ऑफ इमोशन, फीलिंग, यानी इमोशन और फीलिंग को बताने वाली जो वर्ब्स हैं, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे मैंने कहा आई लव माई मदर, तो व्हाट इज लव, ये दिस इज अ स्टेटिव वर्ब। ठीक है, मीन्स आई हैव रिगार्ड, या लव का मतलब क्या है, आई हैव रिगार्ड फॉर माई मदर, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर माई मदर। तो यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, एंड एक्शन नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट इज अ स्टेटिव वर्ब, राइट। तो इस तरह से ये जो वर्ब्स है ये सभी स्टेटिव वर्ब्स है, एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, अ कैट लाइक्स फिश, अ मदर वांट्स हर चिल्ड्रन टू प्रॉस्पर। तो ये दोनों सेंटेंसेस हैं। वेल, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड ऑफ कंपेटिटिव इंग्लिश, सिंपल प्रेजेंट, द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप मेरी इन सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनेंगे, बार बार वीडियो को प्ले करके सुनेंगे, देखेंगे, एंड अगर कोई आपको लगता है कि कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा से आप मुझे ईमेल प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021 मीन्स 2021 @gmail.com पर मुझे अपनी कोई भी बात ईमेल करके भेज सकते हैं। जो मैंने अभी यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हैं, इनका अगर आपको रिटन डॉक्यूमेंट मीन्स अगर इनके नोट्स आपको चाहिए और इनके लिए एक्सरसाइजेस वगैरह भी चाहिए तो आप मुझे ईमेल करके भेज सकते हैं। वो इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस और जो भी इस पूरे टेंसेज से संबंधित जितने भी नोट्स हैं वो सभी नोट्स और पूरी एक्सरसाइजेस आपको भेज दी जाएंगी आपके ईमेल पर। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय।